आज करंट सिचुएशन में फिजियोथेरेपिस्ट को कौन से प्रॉब्लम्स का सामना है? अहम वजह है वो एक क्वालिटी केयर है, हम्म। क्वालिटी एजुकेशन है। सो डॉक्टर साहब, ये मसाइल आगे भी रहेंगे? लोग ना स्टडी वीजा पे चले जाते थे, पता नहीं मिले भी कि ना मिले। यस। बच्चा यहाँ से निकलता है ना, वो किश्तियाँ जला के जाता है। एक सोल्यूशन ये भी है कि उसको जल्द अज जल्द किसी मुल्क का पीआर मिले, जा सकते हैं कनाडा। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज आतिफ जावेद फ्रॉम करीम माइग्रेशंस। राइट नाउ आई एम नॉट एट करीम माइग्रेशन। हम आज सारा मेमोरियल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद हसन। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी हैं सारा मेमोरियल में, और इसके अलावा आप डायरेक्टर हैं अल इमरान हॉस्पिटल में। आपके पोर्टफोलियो में 2 अचीवमेंट्स बड़ी हैं। आपने पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम को सर्व किया है एज ए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, और इसके अलावा आपने लाहौर कलंदर की टीम को भी सर्व किया है। आपके पास बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। आपका करियर टीचिंग और प्रैक्टिकल फील्ड से रिलेटेड है। आज हम इनसे कुछ प्रैक्टिकल बातें पूछेंगे और ये पूछेंगे, जानेंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट को कौन से मसाइल दरपेश हैं और वो उन मसाइल का हल क्या है। तो आप बताएंगे कि जॉब रिलेटेड या उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से आज करंट सिचुएशन में फिजियोथेरेपिस्ट को कौन से प्रॉब्लम्स का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। जो सवाल आपने पूछे है ना, ये इस तरह समझ लीजिए कि हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। बिकॉज अगर हम लोग देखें तो पिछले 5 से 10 सालों के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फिजिकल थेरेपी ऑफर कर रही हैं, जो कि एक अच्छी चीज भी है, लेकिन वही बात भी है कि आगे से उसमें से अपॉर्चुनिटीज की ग्रोथ नहीं है। उसकी बहुत सारी जो वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसमें जो एक अहम वजह है वो एक क्वालिटी केयर है, क्वालिटी एजुकेशन है, और आगे से प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स जो कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, वो हमारे बच्चों को ट्रेनिंग में नहीं दिए जा रहे। एक एरा गुजरा है कोविड का, जिस टाइम पे यूनिवर्सिटीज बंद थी और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन में थे, और उस सिस्टम में इस तरह कह सकते हैं कि ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं थी। अब वो बच्चे मार्केट में आ गए हैं। जब वो हमारे पास जॉब एप्लीकेशन के लिए भी आते हैं तो दे नेवर कंसिडर गेटिंग अ जॉब। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। यस, तो दे ऑलवेज ट्राई टू गेदर कि जी आप इंटर्नशिप पे रख लें, हमें क्लिनिकल ट्रेनिंग दे दें। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि एक बच्चे के हाथ में डिग्री है जिस पे 6 प्रोफेसर्स के साइन है, इवेंचुअली ही इज नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट एनफ कि वो जॉब की तरफ जा सके। जब ये बच्चे और हमारे इस तरह कह लें कि कम्युनिटी की ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल है। इस तरह समझ लीजिए कि हर महीने या हर 6 माह बाद तकरीबन 1500 से 2000 बच्चा तो पाकिस्तान में लाहौर में ही प्रोड्यूस हो रहा है। ह्यूज नंबर। और ये 2000 बच्चे ने आगे जाके कहाँ पे सर्व करना है, वो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट नहीं करती। राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज अ बिग हर्डल फॉर अस एज वेल। और ये है कि जब हम पेशेंट केयर की बात करते हैं तो हमें उन प्रिंसिपल्स को देखना पड़ता है, उन प्रोफेशनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप पेशेंट को सूदनिंग कर सकते हैं, उसके डायग्नोसिस को अच्छा बना सकते हैं। डायग्नोसिस इट काउंट्स 80% इन द ट्रीटमेंट। अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है तो 20% ऑफ द ट्रीटमेंट पार्ट इज क्वाइट ईजी। और वो आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम एक नर्स को भी गाइड करें कि आपने ये 5 ट्रीटमेंट्स इनको देनी है, तो वो भी दे सकती है, लेकिन वो जो गाइडेंस है दैट कम्स विद द डायग्नोसिस। एग्जैक्टली। सो आवर डायग्नोसिस इज क्वाइट पुअर। उसकी रीजन यही है कि टेक्निकल स्किल्स की कमी है, और आगे ही उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अभी पेशेंट अवेयरनेस भी कम है इस फील्ड के अंदर। इवेंचुअली आने वाले वक्त में अलाइड हेल्थ साइंसेस जो है या फिजिकल थेरेपी जो है, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, और ये एमडीटी अप्रोच पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एज एन वीएन ऑफ WHO हम लोग इस कल्चर पे चल तो पड़े हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे कांटे हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि ये लोग कोविड के दौरान वर्चुअल ट्रेनिंग लेके आ गए हैं, या पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकल बहुत कम है, जिसकी वजह से इन लोगों को डायग्नोस्टिक स्टेज से जब गुजरते हैं तो उसमें लैक करते हैं अपनी स्किल्स के अंदर। लेकिन क्या कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी मौजूद है या ये बनेगी जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि जब आप एक डिग्री ले लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, आप एक लाइसेंस भी रखते हो, और वो लाइसेंस वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज भी हो? इस हवाले से क्या कहेंगे? सर मुझे तकरीबन 10 से 11 साल हो गए फील्ड में, और मैं मुसलसल यही सुन रहा हूँ कि काउंसिल बन रही है। जो भी दौर हुकूमत आया, मेरा ख्याल है जब खान साहब से पहले जब नवाज शरीफ का दौर था, तब भी हुकूमत के पास बहुत सारे लोग जाते रहे, और फिर खान साहब के दौर में भी बड़े लोगों ने ट्राई किया, और हमारी कुछ एसोसिएशंस भी बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज तक किसी एक फैसले पे नहीं पहुंच सके। लास्ट ईयर एक रेगुलेशन पास हुई थी कि हमें अलाइड हेल्थ काउंसिल के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि एक्चुअली पूरी दुनिया में ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करता।
अब अगर हम किसी भी और मुल्क की बात करते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सब में फिजियोथेरेपी की एसोसिएशन जो है वो मुख्तलिफ है। अलाइड हेल्थ साइंसेस और फिजिकल थेरेपी, और तीसरा ये कि आप जो पीएमडीसी है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ये बेसिकली 3 काउंसिल्स का एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड को कैटर करने के लिए, बिकॉज़ हमारी 5 साल की डिग्री है। एज़ इन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास सिवाय अ फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं ड्यूरिंग सर्जरी और समथिंग लाइक दैट, हमें हर वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हम फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं, मेडिसिन भी पढ़ते हैं, हम सर्जरी भी पढ़ते हैं। तो अगर हम सब चीज़ें करने के बाद जब फील्ड में हम आ रहे हैं तो हमारा नॉलेज एक दूसरे डॉक्टर से बहुत कंपैरेटिवली क्लोजर होता है। हाँ, स्किल्स की बात की जाए तो जिस तरह उनके पास डिफरेंट मोडालिटीज हैं, इसी तरीके से हमारी स्किल्स डिफरेंट है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स में फिजिकल थेरेपिस्ट एक प्रॉपर डॉक्टर है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इस तरह कह सकते हैं कि ये डायग्नोसिस बनाने के लिए जो हमारे पास WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ऑटोनोमस प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। सो ये काउंसिल एग्जिस्ट करनी चाहिए, बिकॉज अलाइड हेल्थ साइंसेज में ऑटोनोमस प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो तो डॉक्टर साहब इसमें ये बताएं कि अगर काउंसिल एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्या वो बाहर जाके अपनी फील्ड में प्रैक्टिस नहीं कर सकता? क्या पाकिस्तान की डिग्री को या यहाँ की उसके प्रैक्टिकल नॉलेज को बाहर रिकग्नाइज नहीं किया जाता? अगर नहीं किया जाता तो वो कौन से ऐसे पाथवेज हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट को लेने चाहिए बाहर की दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर जाके अपनी फील्ड को, अपने करियर को परस्यू करने के लिए? सर, मैं आपको ना स्टार्ट करूंगा पाकिस्तान से। अगर आप आज मेरे मुल्क की बात करें तो मैंने फर्स्ट एड या BLS ट्रेनिंग के लिए रेस्क्यू 1112 के अलावा कोई इदारा नहीं है जो हमें ऑफर कर सके, और रेस्क्यू 1112 के पास कोई ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं है जो कि आप इस तरह कह सकते हैं कि एक आम सिविलियन और एक डॉक्टर में कोई फर्क नहीं रखते। दे जस्ट गिव यू अ सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस। अगर मैंने CPSP से या PMDC से किसी भी ऐसे रिकग्नाइज्ड इदारे से अपनी BLS ट्रेनिंग करनी है तो पाकिस्तान में कोई इदारा हमें ऑफर नहीं करता, रीजन बीइंग दैट वी आर नॉट बीइंग रिकग्नाइज्ड विद द काउंसिल। सो दे डू आस्क फॉर द स्पेसिफिक लाइसेंस नंबर व्हिच वी डोंट होल्ड। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर मैंने कहीं बाहर भी अप्लाई करना है तो आई कैन नॉट शो देम। कुछ जगहों पे ATLS की या BLS की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, एज इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की फील्ड में ATLS इज क्वाइट कंपल्सरी। तो हम लोग पाकिस्तान की ग्राउंड्स के ऊपर ये ट्रेनिंग नहीं ले सकते, और ये हमारे लिए डार्क है। तो उसका कुछ सोल्यूशन जो कि मैंने भी अपने लिए भी अप्लाई किए, और जो मेरे दोस्त हैं वो भी इस रूट से निकले, उसका सबसे आसान तरीका ये है कि वी एक्वायर अ फॉरेन रजिस्ट्रेशन। अब फॉरेन रजिस्ट्रेशंस में कुछ मुल्क हैं जिनकी पॉलिसीज बहुत कंफर्टेबल थी या क्वाइट आप इस तरह कह सकते हैं इजी फॉर अस टू अप्लाई, जिसमें हमें एग्जाम ना देना पड़े। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है तो वहाँ पे हमें एग्जाम की कंपल्शन है। इसी तरीके से DHA एग्जाम लेता है जो कि UAE की रेगुलेटरी है। इसके सबसे बेहतर जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है और कुछ अरसे तक रहेगी, बिकॉज पॉलिसीज जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ चेंज हो रही हैं। कोविड में कुछ रिलैक्सेशंस की थी यूके गवर्नमेंट ने। एक इदारा है हेल्थ एंड केयर प्रोफेशनल काउंसिल, वो हमें लाइसेंस इशू करता है, और उसके प्रोसीजर्स यही थे कि हम अपनी जो एकेडमिक्स हैं उनको क्रेडेंशियलिंग करवा के उनको सेंड करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जिनसे हमने पढ़ा है, और वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके दे चार्ज अ फी एंड देन दे कैन गिव द लाइसेंस। ऑन बिहाफ ऑफ दैट लाइसेंस आप यूके में तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, लेकिन आप बहुत सारे मुल्कों की एक्सप्रेस पाथवेज में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यूजीलैंड का रूट ले सकते हैं, उसमें जस्ट 7 डेज के अंदर इफ यू मेट द रिक्वायरमेंट आप एंड यू होल्ड यूके लाइसेंस, तो आप 7 डेज में वो आपको अपने मुल्क का लाइसेंस दे देते हैं। सिमिलरली DHA में कुछ जो हमारा गल्फ के लिए जो कंट्रीज हैं वो भी आपको ACPC के लाइसेंस की बेसिस के ऊपर रिलैक्सेशन ऑफर करते हैं। कुछ में एग्जाम एग्जामिशन है, कुछ में ये है कि डायरेक्ट एक्सप्रेस पाथवे रूट्स हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट सॉल्यूशंस वी कैन हैव। इसके अलावा न्यू रूट्स भी ओपन हो रहे हैं, जैसे US का रूट है, उसमें एक न्यूयॉर्क की सर्विस स्टार्ट हुई है, दैट इज क्वाइट यू कैन से प्रॉमिसिंग, बट इवेंचुअली हर प्रोसेस बहुत लंबा है, और साथ में फिर आइल्स की रिक्वायरमेंट है और डिफरेंट चीजें आपको कंबाइन करना। और यानी आपका कहने का मतलब ये है कि लाइसेंस लेने के लिए भी आइल्स करना है? यस। ओके। पहले HCPC में कंपल्शन नहीं थी, हम प्रोफेशनसी लेटर के ऊपर वी कैन अप्लाई फॉर दैट, लेकिन इवेंचुअली भी 1 सितंबर 24 से उन्होंने ये एक एप्लीकेशन ऐड की है कि आइल्स लेना कंपल्सरी है। और उसका क्या स्कोर होना चाहिए, कुछ आइडिया है आपको? आई गेस बैंड 7 इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। ऑब्वियसली है, अगर आप बैंड 7 लेते हैं तो आप एक प्रोफिशिएंट लेवल पे आते हैं और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पेशेंट के साथ, राइट? जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप यूके से अगर लाइसेंस ले लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं न्यूजीलैंड में, उसकी कन्वर्जन बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ एग्जाम्पशंस आपको UAE में मिल जाती हैं।
तो इसके अलावा यूएस में भी लाइसेंस ले सकते हैं, तो लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो यूके का लाइसेंस जो है वो क्योंकि वेरियस कंट्रीज में यूज़ हो सकता है। इसको लेने के लिए कुछ प्रोसीजर बताइएगा कि वो क्या बहुत डिफ़िकल्ट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है? क्या चैलेंजेस हैं इन लाइसेंस को हासिल करने के लिए? सर बेसिकली देखिए ना, अगर हम एक अपॉर्चुनिटी अगर कहीं पे भी निकलती है ना, तो उसके लिए देखे जाते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो उसमें फोकस करते हैं। अब बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको जो हर्डल्स हैं वही हमारे हमसाय मुल्कों में भी हैं, और क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है और एक मैसिव डेवलपमेंट जो है वो टाइम लेती है आने में, ग्रोथ आने में, तो क्योंकि स्ट्रक्चर्स हमारे वीक हैं, अब इसी तरीके से उनके पास वर्कलोड बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने कुछ अपनी पॉलिसीज को रिसेंटली रिवाइज भी किया है। सितंबर से पहले तक बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, लेकिन आप यकीन करेंगे 6-6 महीने की एक एप्लीकेशन को लगा रहे हैं, और वो एक बहुत ही एक टायरिंग प्रोसेस है, बिकॉज दे डू नॉट रिप्लाई ऑन दैट, बिकॉज दे डू हैव अ वेरी बिग ट्रैफिक फ्लो, एंड देन देयर इज जस्ट वन लाइन दैट we do have a very big traffic coming for the emails, do not send us repeated emails या हमें calls ना करें, because obviously they are also working hard. So eventually उन्होंने कुछ restrictions लगाई, कुछ barriers हैं जो कि develop हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि हम जितना डिले करते जाएंगे, जितना सोचते जाएंगे, उतना ये प्रोसेसेस हमारे हाथ से निकलते जाएंगे। और कमिंग फॉरवर्ड, अगर हम सिर्फ यूके की बात करें तो उसके लाइसेंस लेने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन इज द की। अगर आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हैं या अपने एक अच्छे नॉलेज के साथ, अपनी रिसर्च के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं, तो देन यू कैन डू इट। अदरवाइज इफ यू गेट इनटू ऑब्जेक्शंस, तो प्रोबब्ली यही होता है कि आपकी जो स्क्रूटनी फी है, व्हिच इज आई गेस अराउंड 1,80,000 और 2 लाख पाकिस्तानी, तो वो भी तकरीबन ज़ाया हो जाती है, और उसके बाद आप उसको दोबारा करने में आपको उसकी दोबारा रिवाइज एप्लीकेशन नंबर देना पड़ता है। यूके का या किसी भी फॉरेन कंट्री में हम अप्लाई करते हैं, उनका एक बेहतरीन रूल होता है, वो कहते हैं कि हमें अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन का रेफरेंस भी दें। सो दे वांट टू नो कि प्रीवियस एप्लीकेशन में क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हमने आपको, सो इट गेट्स इनटू योर हिस्ट्री। सो अगर आपने उससे बचना है तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज कंपल्सरी। राइट। हमारे पास करियर माइग्रेशन में एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, जिसको हम जो डेडिकेटेड है फिजियोथेरेपिस्ट को स्पेशली लाइसेंसिंग करने के लिए और उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके तवज्जो से जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनको ये सर्विसेज चाहिए तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो लाइसेंस लेके लोग जाते हैं, क्या लाइसेंस मिल जाने से जॉब इंश्योर हो जाती है? दैट्स अनदर बिग क्वेश्चन। अब होता ऐसे है कि जब आपके पास लाइसेंस आता है तो फिर आपको पता लगता है कि अब आपके लिए मार्केट ओपन है, बिकॉज दे राइट इट, उनके माय लाइसेंस के ऊपर लिखा होता है कि देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू वर्क इन यूके। तो फिर आपको पता लगता है कि यूके की जो रेगुलेटरीज हैं उनमें कुछ मेंबर बॉडीज भी हैं जिनके साथ हमें मेंबरशिप्स लेनी है। फिर आप अपनी मेंबरशिप्स उन जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक्वायर करते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है वो चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी यूके है। और वंस यू गेट देयर practice, what do you say, a membership certificate from them, they do check your education and HCPC number लेते हैं, और वो दोबारा अपने पूरे प्रोसेस में जाते हैं, then they issue you a number। तो उसके बाद ये होता है कि आप जब जॉब के लिए निकलते हैं आपको पता लगता है कि sorry we cannot offer you sponsorship because the country listed below is on the red list, red alert। पाकिस्तान जो है ना, अनफॉर्चुनेटली यूके में भी तकरीबन आप इस तरह कह लें कि you cannot say it's banned, but you can say कि उनको कुछ रेड मार्कर्स हैं, और उसकी बहुत सारी वजह जो है वो बोकस से फ्रॉडुलेंट जो लोगों ने काम किए हैं, उसकी वजह से we are also suffering with that। So हमारी जो पहचान है ना, यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास राइट टू वर्क है, but you are not being offered sponsorship just because you are Pakistani। सो डॉक्टर साहब, ये क्या ये मसाइल आगे भी रहेंगे? हम जिन लोगों को सर्व कर रहे हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट ऑलरेडी जिनको हमने लाइसेंसिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं, जिन्होंने ले लिया है लाइसेंस, क्या आगे भी वो प्रॉब्लम्स रहेंगी, या हम कोई ऐसा वे डिवाइस कर सकते हैं जिससे हम ये इंश्योर करें कि अगर कोई बंदा लाइसेंस ले लेता है तो उसकी जॉब भी सक्सेसफुल हो सकती है? आते साहब, इसमें ना 2-3 रूट्स आते हैं। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि बीइंग अ पाकिस्तानी अगर हमें कुछ चीज़ लेनी है, तो उसमें एक तो पहले तरीका था कि लोग ना स्टडी वीज़ा पे चले जाते थे और वहाँ जाकर उसको एक्सटेंड कराते थे, सब चीज़ें। रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स यूके गवर्नमेंट ने की हैं, उसमें पीएसडब्ल्यू के ऊपर 4,000 पाउंड पर पर्सन की एक फीस लगा दी है, व्हिच यू हैव, और 2 साल का वो लाइसेंस है, सॉरी वीज़ा है। अब उसमें भी आप ये देखेंगे अगर पर मेंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना अपने स्पाउस को साथ लेके गए और अपने बच्चे भी साथ लेके गए, जब आप देखेंगे कि 3 या 4 फैमिली मेंबर्स के साथ अगर आपने एक पीएसडब्ल्यू वीजा अप्लाई करना, व्हिच इज अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, तो इन दैट केस यू हैव टू स्पेंड लाइक 16,000 पाउंड्स। एक यूनिवर्सिटी फी
के पैरेलल आपको एक इतनी बड़ी फी अमाउंट चार्ज कर दी गई है, जिसकी हम्म। वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूके में नहीं रह पाते। ऑब्वियसली Right. पूरी दुनिया के ही हालात ऐसे हैं कि इस वक्त Right. जो है वो गुजारा करना सबके लिए मुश्किल हुआ हुआ Right. है, बट इवेंचुअली दोज अपॉर्चुनिटीज आर बेटर देन इन पाकिस्तान राइट नाउ। सो आई वुड सजेस्ट इफ यू विश टू हैव अ वीएन, तो फिर आप अपने वीएन के अंदर ये चीजें ब्रॉड करें, या कोई सोल्यूशन आप लोगों के पास ऐसा हो जिससे कि हम लोग किसी कोई और मुल्क की इमिग्रेशन स्टेटस लें और फिर हम उसके थ्रू जाएं, तो आई गेस दिस कुड बी अ क्वाइट गुड रूट। और जॉब की रिक्वायरमेंट्स में मैंने आपको सबसे बड़ी हर्डल बताई कि आपकी पहचान, और वो फिर आपसे यूके एक्सपीरियंस मांगते हैं। यूके एक्सपीरियंस के लिए यू मे गो ओवर देयर, यू गो फॉर इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग। सो डू यू थिंक कि ये, अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि भाई आप ना हर महीने 8-10 लाख रुपया खर्चें और यूके में जाके रहें, 3 महीने इंटर्नशिप करें और फिर आप जाके जॉब्स अप्लाई करें, आई गेस दिस इज क्वाइट Would be very difficult, या very इट tough. इज, बिकॉज एक नई एनवायरनमेंट में आपने जाना, पता नहीं मिले भी कि ना मिले। Yes. सो और वो उसमें पैसे का ज़िया भी हो सकता है, बिल्कुल। वक्त का ज़िया भी हो सकता है। और जब आप इतना पैसा लगा के किसी मुल्क में जाते हैं और करते हैं, रहते हैं, और आगे से अगर आपको सक्सेस नहीं होती है तो आपका मोरल बहुत गिर जाता है बेशक और ऐसे ही है। आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते सर हैं। मैं तो इसमें एक बात ऐड करूंगा कि अमूमन जब भी बच्चा यहाँ से निकलता है ना, वो किश्तियां जला के जाता है। हाँ, वो अपनी जमीनें बेच के, अपने हाँ, माँ बाप के जेवरात हाँ, बेच के, हाँ, लॉन्स उठा के, वो अपनी सब चीजों को गैदर करके फिर वो जा रहा होता है। एग्जैक्टली, तो अगर वो खुदा ना खास्ता वो अगर सक्सेसफुल ना हुआ, तो जो एक फैमिली का स्टेटस है वो उससे भी नीचे चली जाती है, एग्जैक्टली, क्योंकि हमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट, वो चीजें नहीं है वो जिस टाइम वन टाइम होनी सपोर्ट फैमिली दे चाहिए। देती है, लेकिन बार बार तो वो सपोर्ट नहीं हो सकती है। और वो जो उनकी जमा पूंजी होती है, जब वो वेस्ट हो जाती है, तो वो ना सिर्फ एक ट्रॉमेटिक कंडीशन है अपने फैमिली के लिए, उस बंदे के लिए भी है कि उसके वजह से सेल्फ फैमिली एस्टीम सफ़र ही कर खत्म रही हो है। जाता है ना, यानी हाँ, कि आपको एक फैमिली अपना सफ़र कर कॉन्फिडेंस ही ड्रॉप हो गया। जब आपका एक डॉक्टर का जब कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा, पेशेंट को कैसे फेस करेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, इन मसाइल को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अगर एक बच्चा लाइसेंस के प्रोसेस में है, हम उसको हेल्प कर रहे हैं कि वो लाइसेंस भी ले ले विद इन 6 मंथ, और उसके अलावा वो स्टडी वीज़ा के राउट से अगर चला जाता है यूके, लाइसेंस उसने ऑलरेडी ले लिया है, सो ही हैज़ इनफ टाइम टू सर्च द जॉब। जब तक उसका वो 1 ईयर का प्रोसेस है पूरे डिग्री का, 1 ईयर डिग्री का, उसके बाद उसका 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, लाइसेंस ऑलरेडी उसके पास है, तो 3 इयर्स इज़ अ गुड स्पैन ऑफ टाइम जिसमें वो बाआसानी चांसेस ऑफ ग्रोथ बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी जॉब के बढ़ जाएंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर वो इस हैसल में नहीं जाना चाहता, तो एक सोल्यूशन ये भी है कि उसको जल्द अज जल्द किसी मुल्क का पीआर मिले, और वो पीआर एक फास्टेस्ट पाथवे हो उसकी इमिग्रेशन के लिए, सॉरी उसकी नेशनैलिटी के लिए। और उसका सोल्यूशन हम करियर माइग्रेशन में हमेशा ये बात करते हैं कि इस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट, इंक्लूडिंग ऑल अदर मेडिकल प्रोफेशंस, फिजियोथेरेपिस्ट भी हाई इन डिमांड है। और अगर आप की एज अप टू 35 है और आप आइल्स में अच्छा स्कोर ले सकते हैं और आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट की डिग्री भी है, तो आपके लिए इमिग्रेशन इज़ एन ईजी वे, ईजी पाथवे है जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं कनाडा, और वहाँ पे जाके अपना लाइसेंस भी ले सकते हैं। और वो जो लाइसेंस का पीरियड है जिसमें आप वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो पीरियड काउंट हो रहा होता है आपकी नेशनैलिटी की तरफ, क्योंकि जब आप कनाडा में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट लैंड होते हैं तो आप पीआर लैंड होते हैं, और फ्रॉम दैट particular day when you enter Canada, from that one day, first day to towards 3 years, out of 5 years अगर आप 3 years रहते हैं कनाडा के अंदर, तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, regardless of your getting license and practicing or pursuing your career. They recognize your degree, they give you points on that. आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं, आइल्स के पॉइंट्स हैं, एज के पॉइंट्स हैं। जब ये फैक्टर्स सारे मिलते हैं तो आपकी इमिग्रेशन इंश्योर हो जाती है और आप एज एन इमिग्रेंट कनाडा पहुंच जाते हैं। अब आउट ऑफ 5 years 3 years रहते हैं तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो एटलीस्ट वो जो दूसरे मुल्कों में जाने के और अपनी लक को ट्राई करने का जो एक आइडिया है, वो आपको बआसानी उसको पूरा कर सकते हैं आप। एक तो आप नेशनैलिटी हासिल कर लेते हैं, आपके लिए मोर देन 152 कंट्रीज ओपन हो जाती हैं, और ये आप विद इन अ ईयर कर सकते हैं। आपका विद इन अ ईयर पीआर भी सक्सेस रेशियोज की पीआर की हाई है विद इन अ ईयर,
और प्लस आप जब वहाँ कनाडा जाएंगे तो आपको विद इन 3 इयर्स नेशनैलिटी भी मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लाइक हम सम टाइम एक ही तरफ भाग रहे होते हैं हम, क्योंकि वो मोब साइकोलॉजी है कि जिस तरफ एक भेड़चाल चल रही है हमने उसी तरफ निकलते चले जाना है। तो ये भी एक पाथवे है जो लोग यूके, न्यूजीलैंड या यूएई में जोर आजमाई कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय उसके कि आप वो टाइम वेस्ट करें, आप अपनी अर्ली एफर्ट्स जो हैं वो इस पे इन्वेस्ट करें कि आपको किसी मुल्क का पीआर मिल जाए जो कि आपको 3 इयर्स में नेशनैलिटी देता है। आप अपनी स्ट्रगल को जारी रखें। अगर आप कनाडा में नहीं भी कर पाते, फॉर एग्जांपल वर्स्ट कम टू वर्स्ट, आप कनाडा में लाइसेंस नहीं ले पाते, तो आपके लिए एटलीस्ट पूरी दुनिया खुली है आपके लिए। आप कहीं भी जा सकते हैं और वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश कर सकते हैं। आपको वीजा इश्यूज नहीं होते हैं, और आपकी अगर फैमिली है तो उनका सोशली फ्यूचर भी सिक्योर हो गया, राइट? सो दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आप लाइसेंसिंग में नहीं आते, आप यूके की तरफ नहीं राउट कर रहे खुद को, आप न्यूजीलैंड की तरफ नहीं कर रहे, तो कनाडा कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। सर इस हवाले से मेरे एक ज़हन में बात आ गई आपकी डिस्कशन के दौरान। एक डार्क कह रहा है गल्फ में, गल्फ में अगर आप बीइंग अ पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं या बीइंग एन एशियन अप्लाई करते हैं तो आपको हाफ द प्राइस ऑफ इट की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप एक एज एन यूरोपियन या डेवलप्ड कंट्री के थ्रू आते हैं विद सम एक्सपीरियंस, इवन इट्स जस्ट लाइक 3 months और you come as a beginner, आपको डबल द प्राइस ऑफर करते हैं। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, ये सिर्फ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आते, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है और आपके पास यूएस पासपोर्ट है या आपके पास यूके का पासपोर्ट है, अगर आपके पास इन प्राइम कंट्री का पासपोर्ट है, तो आपकी इनकम एज कंपेयर टू ग्रीन पासपोर्ट डबल, ट्रिपल और 4 टाइम भी जा सकती है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन, आपके टाइम देने का। हमने आपके प्रोफेशनल आवर्स में आपसे टाइम ले लिया, लेकिन आई बिलीव कि हमारी ये डिस्कशन बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है। आपने इससे बहुत सारी चीज़ें गेन की होंगी, लेकिन फर्दर भी आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं दिए गए नंबर्स के ऊपर, हम आपको इंडिविजुअली उसमें गाइड कर सकते हैं। और अगर किसी को डॉक्टर साहब के साथ डायरेक्ट कोई बात करनी है, पूछनी है, तो वो भी हम आप करियर माइग्रेशन के राउट से इनसे डायरेक्ट भी आप गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टीम है जो सर्व कर रही है लाइसेंसिंग के अंदर और इमिग्रेशन के अंदर, तो वी हैव बीन सर्विंग फॉर